Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So in today's lecture, we'll be solving the logical reasoning section and preparing the logical reasoning MCQs for our admissions for the spring intake of 2025 at different universities. So question number 1 में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि if a man's weekly salary is $X and he saves $Y, what part of his weekly salary does he spend? अगर एक बंदे की जो वीकली सैलरी है वो X डॉलर्स है और उसकी सेविंग्स जो है वीकली वो Y डॉलर्स हैं, तो व्हाट पार्ट ऑफ हिज वीकली सैलरी डज ही स्पेंड? सो अपनी वीकली सैलरी में से उसकी स्पेंडिंग्स कितनी हैं? सो अगर आप इसकी स्पेंडिंग्स की बात करोगे तो सैलरी में से आप सेविंग्स को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द स्पेंडिंग. सो एक्स में से वाई माइनस करोगे सो ये आपके पास स्पेंडिंग्स आ जाएंगी. सो अब तो पार्ट ऑफ द वीकली सैलरी की बात हो रही है. सो वीकली सैलरी क्योंकि टोटल वीकली सैलरी इज एक्स, सो मैं इसको एक्स से डिवाइड करूंगा. सो आई विल गेट द पार्ट स्पेंडिंग्स बाय वीकली सैलरी मेरे पास आ जाएगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज एम मेन एंड डब्ल्यू वुमेन. सो एक फैक्ट्री है जहाँ पे द नंबर ऑफ मेन्स हैं दे आर एम एंड नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग देयर आर डब्ल्यू. सो व्हाट पार्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज आर वुमेन? सो आपने ये बताना है कि टोटल में से कितना पार्ट जो वुमेन का है. सो वुमेन आर डब्ल्यू एंड द टोटल पार्ट इज एम प्लस डब्ल्यू. सो दिस वाज एन इजी वन. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. सो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास हिंट ये है कि यू शुड स्टिक टू द वर्डिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम. आपने वर्डिंग्स के साथ स्टिक रहना है. वर्डिंग्स के मुताबिक चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कट इनटू 3 सेक्शंस. सो एक कपड़ा है जिसको आपने 3 हिस्सों में काटा है. सो दैट द फर्स्ट इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द सेकंड. अब जो फर्स्ट पार्ट है इट इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द सेकंड and the second section is 3 times as long as the third. What part of the entire piece is the smallest section? So आपने बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो स्मॉलेस्ट सेक्शन का इसमें से बनता है. सो एक क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ है जिसको 3 पार्ट्स में लेट से ए बी और सी के अंदर जो है आपने कट किया है. आप सिचुएशन क्या है कि जो आपका पार्ट ए है वो पार्ट बी का, तो सेक्शन बी का जो है वो 3 टाइम्स है और जो सेकंड सेक्शन है वो थर्ड सेक्शन का 3 टाइम्स है. राइट. सो और लेट से एक्स की अगर मैं बात, सी की मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि लेट से उसका जो सेक्शन है दैट इज एक्स. सो द पीस ऑफ क्लॉथ वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड द 3 पार्ट्स वाज सच दैट कि सी का जो है बी उसका थ्राइस था और बी का जो थ्राइस था, ठीक है, वो ए था आपके पास. लेट से so अगर if c is x, so b is 3x and a is 3 times of b, so 3 times of 3x will be 9x. So the total number of parts are 13x, right? So the total number of parts are 13x. So the total number of parts are 13x. The smallest part is x. So the question was what in part of the entire piece is the smallest section? So the entire piece or the total piece are 13x and the smallest one is x. So I will cancel it up and the right answer is option E, that is 1 by 13. So next question, 1/6 of a day is what part of time between 3 p.m. Monday and 3 p.m. Thursday of the same week. So क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि 1/6 ऑफ अ डे जो होता है वो 3 p.m. मंडे से लेके 3 p.m. थर्सडे तक सेम वीक का कितना पार्ट बनता है. सो देयर आर 2 थिंग्स. सो 1/6 ऑफ अ डे, सो अ डे हैज 24 आवर्स, राइट. सो 24 को जब आप 1/6 करोगे सो यू विल गेट 4 आवर्स. You will get 4 hours. And 3 p.m. मंडे से 3 p.m. थर्सडे तक कितने आवर्स बनते हैं चेक कर लेते हैं. सो 3 p.m. मंडे से 3 p.m. ट्यूसडे तक 24 आवर्स हो गए. फिर 3 p.m. ट्यूसडे से लेकर 3 p.m. वेडनेसडे तक आपके पास अगेन 24 आवर्स हो गए. आप नाउ फ्रॉम 3 p.m. वेडनेसडे टू 3 p.m. थर्सडे तक की वो बात करें तो अगेन आपके पास 24 आवर्स हो गए. सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स हियर आर 72, right? And 1/6 of a day, so इसकी रेशियो लिखनी, there are 4 hours.
So I will cancel them up and the right answer will be 1 by 80. So the right answer is option B, that is 1 by 80. So moving on to the next question, डायरेक्शन रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं. सो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आपके पास डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप जिस भी पेपर पर उसको सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉल्विंग इट आप ऑन दिस लैपटॉप स्क्रीन. सो जो मेरी जो टॉप होगा, ठीक है, जो मेरा ऊपर वाली जगह होगी उसके उस डायरेक्शन में आपने हमेशा क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ड्रॉ करोगे तो नॉर्थ ले लेना है. सो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूँ. सो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं ड्रॉ करूँगा, तो मैंने आपको बताया कि जो मेरा टॉप बन रहा होगा, जो मेरा सामने की डायरेक्शन बन रही होगी, दैट विल बी नॉर्थ, ऑलवेज नॉर्थ. अब राइट हैंड पे हमेशा आपके इज टेक ईस्ट. सो नाउ द थिंग्स हैव बिकम प्रीटी इजी, राइट. सो नॉर्थ के ऑपोजिट आपके पास साउथ आ जाएगा, ईस्ट के ऑपोजिट आपके पास वेस्ट आ जाएगा. So frame of reference, always draw the frame of reference like this. ठीक है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपने यूं ड्रॉ करना है. अब कह रहे हैं कि मैन इज फेसिंग वेस्ट. सो मैन इज फेसिंग वेस्ट. तो इस डायरेक्शन में द मैन इज फेसिंग वेस्ट. ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में टोटल तो 90 डिग्री होता है. सो इसका मतलब है कि अगर 45 डिग्री जाएगा तो 45 डिग्री विल बी दिस. सो क्लॉकवाइज गया, सो 45 डिग्री इज दिस, एंड देन अनदर 180 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन. सो इसी डायरेक्शन में अब फर्दर 180 डिग्रीज जाएगा. सो दिस इज 90, दिस इज 45 एंड अगेन यहाँ पे एक और 45 आ जाएगा. सो दिस इज अगेन जो आपको फर्दर 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में मूव हुआ है. सो इस तरफ जो 180 डिग्रीज वो मूव हुआ है इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. सो नाउ देन 270 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आप वो 270 डिग्रीज मूव किया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करोगे तो 180 डिग्रीज ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंड फर्दर 90 डिग्रीज ये हो गया, क्योंकि ये 45 रह गया था ना आपके पास. सो 45 और 45, सो 270 डिग्रीज आपके पास ये आ जाएगा. फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ. सो किस डायरेक्शन में अब वो, ही इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सो रिमेंबर, सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देयर विल बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. So moving on to the next question, Mr. Usman walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. What direction is he facing right now? Similar question है, but यहाँ पे अब right और left से बता रहा है rather than anti clockwise या clockwise. ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यूजुअली पूछे जाते हैं. फ्रॉम नास्ट टिल फास्ट, आपका कॉम सेट्स के अंदर, एयर के अंदर, बैरिया के अंदर, ज़ैबेस्ट के अंदर, और जो हमारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपके पास जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है या जो आईक्यू का सेक्शन है उसके अंदर डायरेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं. सो इस क्वेश्चन के लिए भी सेम, आप क्या करोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लोगे. टॉप के ऊपर आप नॉर्थ ले लोगे, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ ले लोगे, राइट हैंड पे आपने ईस्ट ले लेना है, उसके ऑपोजिट आपके पास वेस्ट आ जाएगा. सो कह रहा है कि उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. सो उस्मान जो है वो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया है. मैंने आपके लिए इसको ड्रॉ किया हुआ है. खैर इसको कर लेते हैं दोबारा. ठीक है. सो 5 किलोमीटर वो गया है साउथ. सो साउथ में वो गया है, 5 किलोमीटर. सो साउथ में वो 5 किलोमीटर गया, राइट. अब नेक्स्ट कह रहा है आपके पास एंड टर्न टू द राइट. अब उस्मान इज फेसिंग दिस डायरेक्शन. तो अगर उस्मान यहाँ पे है तो उसका राइट जो है ये बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी, राइट. सो 3 किलोमीटर अब वो अपने राइट पे गया है. आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट. अब वो इस तरफ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट ये डायरेक्शन बनेगा, राइट. सो अब वो फर्दर जो है वो मूव किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया उसने, अगेन 5 किलोमीटर. सो आपसे पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. सो अब वो दोबारा साउथ की तरफ ही है. This is why south is the right answer. So moving on to question number 7, statement based questions हैं. ऐसे क्वेश्चन भी लॉजिकल सेक्शन के अंदर यूजली होते हैं.
हमारे सेशन में आपको डिटेल में मैं चीज़ें करवाऊंगा। सो आज की डेमो क्लास में आई हैव जस्ट गिवन यू अ टेस्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन का मैंने आपको कोशिश किया कि थोड़ा सा टेस्ट दिया जाए ताकि आपको आइडिया हो अपनी प्रेप के हवाले से कि कैसी चीज़ें हमने प्रेप करनी है। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर होता क्या कि यू आर गिवन विद टू स्टेटमेंट्स, राइट, और उन टू स्टेटमेंट्स को देने के बाद वो आपसे कंक्लूजन पूछ रहा होता है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सो लेट मी गिव यू अ टिप एंड अ ट्रिक। कहते हैं ऑल एक्टर्स आर राइट हैंडेड। So all actors are right-handed. Statement 2 is all right-handed are artists. So all actors are right-handed and all right-handed are artists. So A, this is, let's suppose the actors are being represented by A, ठीक है, and the right-handed people are represented by B and the artists are represented by C. So first statement से कह रहा है कि all actors are right-handed, so A is equals to B है, and all right-handed are artists. So B is equals to C है, क्योंकि ऑल कह रहा है तो सारे का सारा बी सारे के सारे सी के इक्वल है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि सारे के सारे राइट हैंडेड लोग आर पीपल आर आर्टिस्ट। सो द कंक्लूजन ड्रॉन इज सम आर्टिस्ट आर एक्टर्स। अब वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द आर्टिस्ट आर एक्टर्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो ऑल एक्टर्स वर बी, दे वर राइट हैंडेड, so A was equal to B and B was equal to C, so it means that all actors are artists. So overlapping तो यहाँ पे इसमें बन रही है। So not some artists are actors, in fact all artists are actors. So this statement, this conclusion is incorrect, right? So the answer is incorrect. So next सीरीज होती है आपके पास, समटाइम्स सीरीज के अंदर आपने नेक्स्ट टर्म बताना होता है, समटाइम्स आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है या न्यूमेरिक सीरीज होती है, उसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है रेफर टू द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या एक सीरीज आपको वो दे रहा है और फिर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। सो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछा कि कितने वॉवल्स से पहले यहाँ पे सिंबल है। तो यहाँ पे एक वॉवल है, आई भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है। इस सीरीज के अंदर अगर मैं देखूंगा तो ये नंबर, ये जो अल्फाबेट्स हैं दे आर वॉवल्स। अब कितने वॉवल से पहले सिंबल है? सो यू से पहले एक सिंबल है, ई से पहले भी एक सिंबल है, ठीक है। सो इसके अलावा किसी वॉवल से पहले सिंबल नहीं है। आई से पहले एक नंबर है 9, दैट इज नॉट अ सिंबल। ए के बाद सिंबल है, उससे प्रीसीडेड नहीं है सिंबल। सो देयर आर टू वॉवल्स जिनसे पहले यहाँ पे सिंबल है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2। कहते हैं व्हाट इज द विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो कह रहे हैं अगर आप राइट से काउंटिंग करते हो, ठीक है, सो राइट से जब आप काउंटिंग करते हो तो राइट से काउंटिंग करने के बाद आपने ये बताना है कि राइट से जब आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो सिक्स्थ एलिमेंट जो है राइट से, उसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है। सो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग कर लेते हैं। सो दिस इज माय राइट, this is my left, so this is 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ एलिमेंट ये बन रहा है। तो फर्दर लेफ्ट की तरफ सेकंड एलिमेंट इससे क्या है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं अगर सिक्स्थ एलिमेंट की बात करूं एंड सेकंड एलिमेंट इज एन, सो द राइट आंसर हियर इज एन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं समटाइम लॉजिकल में। कहते हैं यस्टरडे वाज संडे देन टुमारो विल बी। अगर गुजरे हुए कल पे संडे था तो आने वाले कल पे क्या होगा? अगर गुजरे हुए कल पे संडे था तो इट मीन्स कि आज मंडे है, गुजरे हुए कल पे संडे था, आने वाले कल पे ट्यूसडे होगा। सो नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, सो नन ऑफ द अबव। सो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में। यहाँ पे तो एक बड़ा इजी सा मैंने क्वेश्चन डाला है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जब इंशाल्लाह हम लोग आगे फर्दर एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी रिलेशनशिप बेस्ड जो है आई विल बी श्योरली बी सॉल्विंग द मैप for your preparation inshallah. So कहते हैं आमना and Aksa are daughters of Mr. Hassan and Ali is son of Mr. Hassan. Then Ali is dash of the Mr. Hassan. ठीक है। So again उसने क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था और साथ ही पूछा अली मिस्टर हसन का क्या लगता है। So पहले उसने थोड़ा आपको रिसीव करने की कोशिश की कि आमना and Aksa are daughters of Mr. Hassan and Ali is the son of Mr. Hassan. So इन सब के फादर जो है मिस्टर हसन ही है। So Ali is the son of Mr. Hassan, so this mean Ali is the son of Mr. Hassan ही यहाँ पे आएगा। So Hassan is the father of Ali Aksa, 26 years old when his daughter was born. Now he is 3 times as old as his daughters. How old is the daughter now? So एक आदमी के यहाँ जब उसकी डॉटर पैदा हुई तो he was 26 years old.
So इसका मतलब क्या है कि the father is 26 years older than his daughter. So father is 26 years older than his daughter, right? So now he is 3 times as old as daughter. So next info ये पता चल रही है कि now the father is 3 times the age of the daughter. How old is the daughter now? Let's plug in this value in this equation and solve it up. So 3d is equals to 26 plus d आ जाएगा. So d will get on the other side 2d is equals to 26 and d की value will be 13. So daughter is 13 years old and the father is 39 years old. Right, so moving on to the next question. Uzma is 15 years old. Asma is 1/3 older than Uzma. So Uzma is 15 years old. So Uzma की तो straight forward उसने यही दे दी कि Uzma की जो age है that is 15 years, right? Asma is 1/3 older than Uzma. So अगर मैं 15 का 1/3 निकालूंगा तो that will be 5. So Asma is 1/3 older. So it means कि Asma की जो age है that is Uzma की age से 1/3 वो ज़्यादा है, 1/3 5 बन रहा था. So 20 आ जाएगा. So Asma is 20 years old. Uzma is 15 years old. How many years ago was Asma twice as old as Uzma? कितने साल पहले हमने ये बताना है कि अस्मा की जो एज थी वो डबल थी द एज ऑफ उस्मा. सो अगर अभी उस्मा इज 15, अस्मा इज 20, सो 10 इयर्स बैक अगर आप देखोगे, ठीक है, सो 10 इयर्स बैक आप देखोगे दोनों की एज में से अगर आप 10 को माइनस करोगे सो उस्मा विल बी 5 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड अस्मा विल बी 10 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. सो 10 साल पहले दोनों जो थे वो एक दूसरे से डबल थी, यानी उस अस्मा जो थी वो उस्मा की एज से डबल थी. सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनोलॉजी. एनोलॉजी यूजुअली जो है आपके पास इंग्लिश के सेक्शन के अंदर भी होता है. मैंने यहाँ पे इसको लॉजिकल में ऐड किया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि अभी अर्ली क्लासेस हैं. सो इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. सो कहता है बुक इज टू रीड एंड म्यूजिक इज टू लिसन. यस. सो इसमें करना क्या होता है आपने कि जो गिवन वर्ड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप आप देखते हो और जो पूछा गया होता है उसका रिलेशनशिप जो है वो आप बताते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड इज टू नेस्ट and bee is to hive. Why? Because the bird lives in a nest and the bee lives in a hive. So web के अंदर तो स्पाइडर रहता है, बरो के अंदर तो रैबिट्स रहते हैं, रैट्स रहते हैं, डेन के अंदर लॉइंस रहते हैं, वुल्व्स रहते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है सक्सेस इज टू फेलियर एंड होप इज टू. अब अगर मैं गिवन वर्ड्स का रिलेशनशिप देखूं तो दे आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर. सो होप इज टू ड्रीम, होप इज टू डिस्पेयर. यस, होप इज डिस्पेयर का क्या मतलब होता है? मायूसी. होप का मतलब होता है उम्मीद. यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग एंड डिस्पेयर मीन यू आर पेसिमिस्टिक अबाउट समथिंग. आपको बड़ा ही उसके बारे में नेगेटिव एक आपके बारे में उसके बारे में आपका ख्याल है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर इज टू स्मोक एंड. सो फायर का इफेक्ट क्या है? स्मोक होगी वहां पे. सो रेन. जब रेन कैसे पता चलता है? स्टॉर्म से पता चलता है. तो बाय तूफान आता है, कुछ थंडर स्टॉर्म की आवाज आती है. So the right option here is 18. So moving on to the next question. Doctor is to hospital and teacher is to. So doctor works at a hospital, so the teacher works at a school. So moving on to the next question. Like, comment, and subscribe.